ओके, सो अपन जीएसटी पढ़ रहे थे ऑन रियल एस्टेट सेक्टर। एक छोटा सा मैं रिकैप दे रहा हूँ और फिर तुम लोग के एफएक्यूज जो जो रेलेवेंट है वो मैं बता रहा हूँ। रियल एस्टेट सेक्टर में अपन ने पढ़ा था जो एग्रीमेंट होता है वो बिल्डर और बायर के बीच में होता है। तो बिल्डर और बायर के बीच में जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर टैक्स कैसे आने वाला है, ये पूरा का पूरा कॉलम उसके लिए दिया है। तो अगर 1 अप्रैल 2019 के बाद अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है या 1 अप्रैल 2019 को कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था, तो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल 1% होएगा और नॉर्मल स्कीम के अंदर रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल 5% होएगा। अगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आरआरईपी में बन रहा है, आरआरईपी में, तो रेट ऑफ टैक्स 5% है। और अगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आरईपी में बन रहा है तो रेट ऑफ टैक्स नॉर्मल 12% है। रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल करने के लिए अपने को जो वैल्यू लेना पड़ता है वो एक्चुअल वैल्यू का 2/3 वैल्यू लेना पड़ता है। दैट इज कॉस्ट ऑफ लैंड के लिए गवर्नमेंट अबेटमेंट देता है 1/3 का और 2/3 टैक्सेबल वैल्यू बन जाता है। गवर्नमेंट मेरे को बोलता है रियल एस्टेट सेगमेंट के अंदर जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब एलएनटी और बिल्डर के बीच में जो एग्रीमेंट है, अभी जो मैंने बताया वो बिल्डर और बायर के बीच में एग्रीमेंट था। बिल्डर और बायर में रेडी पोजीशन फ्लैट पे टैक्स नहीं आता है, अंडर कंस्ट्रक्शन पे आता है। अंडर कंस्ट्रक्शन में अफोर्डेबल स्कीम, नॉन अफोर्डेबल स्कीम दो अलग हो गया और कमर्शियल और रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स अलग हो गए। फिर जो बिल्डर और एलएनटी के बीच में एग्रीमेंट है उसके ऊपर जो जीएसटी एप्लीकेबल है वो नॉर्मल 18% पे एप्लीकेबल है। बट अगर एलएनटी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर घर बना के दे रहा है तो रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल 12% होएगा। पॉइंट नंबर, एग्रीमेंट नंबर 3 इज बिटवीन बिल्डर एंड लैंड ओनर। लैंड ओनर ने अगर अपना जमीन बेच दिया तो जमीन बेचने पे शेड्यूल 3 के हिसाब से टैक्स एप्लीकेबल नहीं हुए। बट अगर लैंड ओनर ने अपने लैंड का टीडीआर ट्रांसफर किया है, एफएसआई ट्रांसफर किया है या लॉन्ग टर्म लीज पे लैंड दिया है तो वो एग्जेम्प्ट होएगा या टैक्सेबल होएगा, ये एक क्वेश्चन है। तो अगर जो टीडीआर है पूरा का पूरा टीडीआर रेडी पोजीशन फ्लैट के लिए है तो टीडीआर पे टैक्स आएगा। पूरा का पूरा टीडीआर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए है तो टीडीआर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर प्रोपोर्शनेट है तो प्रो रेटा बेसिस पे अपन अपोर्शन करेगा, जो लास्ट लेक्चर में मैंने सम्स में तुम लोग को बता दिया था। सो टीडीआर टू द एक्सटेंट ऑफ रेडी पोजीशन फ्लैट इज टैक्सेबल, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर टीडीआर रेडी पोजीशन पे टैक्सेबल है तो टीडीआर पे जो टैक्स एप्लीकेबल होएगा वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में प्रमोटर टैक्स भरेगा। प्रमोटर टैक्स भरेगा, आरसीएम एप्लीकेबल होएगा, लैंड ओनर को टैक्स भरने का जरूरत नहीं है। सो दैट वाज द लास्ट पॉइंट जो मैंने किया। ये पूरा रेट ऑफ टैक्स मैंने दिया हुआ है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे रेट क्या आएगा, टीडीआर और एफएसआई में एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा। तो अगर एक बिल्डिंग में 100 फ्लैट है तो 100 फ्लैट में से लैंड ओनर को कितना फ्लैट जा रहा है, तो जो लैंड ओनर ने टीडीआर ट्रांसफर किया है उसके बदले लैंड ओनर को जो फ्लैट मिला तो वो जो फ्लैट का वैल्यू रहेगा वो टोटल लैंड का वैल्यू हो जाएगा। तो फ्लैट का वैल्यू अपन ने 2/3 लेके किया था, 2/3 वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, अपने एग्जांपल में 40 फ्लैट था तो 2000 लाख रुपीस पूरे लैंड का वैल्यू है। पूरे लैंड पे 100 फ्लैट बना था, 70 रेसिडेंशियल 30 कमर्शियल, तो 2000 लाख मल्टीप्लाई बाय 18%, 360 लाख जीएसटी लाइबिलिटी था। 360 लाख डिवाइडेड बाय 100, 360 लाख डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30 कमर्शियल अपार्टमेंट था विच इज फुल्ली टैक्सेबल। 360 लाख डिवाइडेड बाय 70 अपॉन 100 वो रेसिडेंशियल हो गया। बट रेसिडेंशियल में जो रेडी पोजीशन वाला है तो 360 मल्टीप्लाई बाय 70 अपॉन 100 मैंने किया तो वो सपोज 252 लाख रेसिडेंशियल का आया था। वो 252 लाख को 30 बाय 70 से डिवाइड किया था। 30 मतलब कंप्लीटेड फ्लैट, 70 मतलब टोटल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। तो 30 अपॉन 70 कंप्लीटेड फ्लैट का प्रो रेटा है, वो टैक्सेबल होएगा। बट जीएसटी कितना पे करेंगे, या तो वो जो प्रो रेटा बेसिस पे आया उतना टैक्स अपन पे करेंगे, या तो अपन उससे कंपेयर करेंगे कि अगर 30 फ्लैट बिल्डर बेचता तो बिल्डर उसके ऊपर कितना जीएसटी पे करता। तो या तो बिल्डर का जीएसटी या तो लैंड ओनर का जीएसटी, जो भी लोअर है अपन वो पे करेंगे और बैलेंस एग्जेम्पशन में चले जाएगा, जो लास्ट क्वेश्चन के प्रॉब्लम में मैंने बताया था। तो प्रमोटर लायबल टू पे जीएसटी और आरसीएम बेसिस मैंने डिस्कस किया है। फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल 5% है, यहाँ पे 0.5 और 2.5 नहीं है, यहाँ पे 1 और 5 है, ये सी जीएसटी का रेट है। व्हेन इज टैक्स पेबल, तो जब फर्स्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा तभी टैक्स पेबल होएगा। टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द टाइम व्हेन फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर होता है। लॉन्ग टर्म लीज में भी सेम एग्जेम्पशन है तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने तुम लोग को स्टेप दिया है सॉल्व करने के लिए, या तो स्टेप फॉलो करो या तो लास्ट लेक्चर में मैंने चार्ट बनाया था वो चार्ट बना के करो, यू विल गेट फुल मार्क्स। तो ये तुम लोग का सम मैंने लास्ट लेक्चर तक करा दिया था, बराबर है।
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैंने आप लोग को जो 9.3 और 9.4 लेवियन कलेक्शन वाला चैप्टर है उसके वीडियोस में ऑलरेडी मैंने तुम लोग को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का पॉइंट समझा दिया है। अगर बिल्डर ने 1/4/2009 के बाद स्कीम लिया है और अगर वो रेट ऑफ टैक्स 1% और 5% ले रहा है तो उसने जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज लिया है वो उसको कम से कम 80% इनपुट और इनपुट सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन से लेना चाहिए। तो अगर मैं बिल्डर हूं, मैंने 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा तो मेरे को एटलीस्ट 80 रुपीज का रॉ मटेरियल रजिस्टर्ड पर्सन से लेना चाहिए। अगर मैंने 70 रुपीज का रॉ मटेरियल रजिस्टर्ड पर्सन से लिया तो जो 10 रुपीज का रॉ मटेरियल है उसके ऊपर 9(4) के अंदर बिल्डर खुद टैक्स भरेगा। दैट इज अनरजिस्टर्ड पर सप्लायर से रजिस्टर्ड रेसिपिएंट ने लिया है तो 9(4) विल बी एप्लीकेबल एंड टू द एक्सटेंट वो 80% नहीं होता है तब तक आरसीएम एप्लीकेबल होता रहेगा। कैपिटल गुड्स जो परचेज होएगा 100% कैपिटल गुड्स परचेज होना चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन से। और जब भी आरसीएम 9(4) में आएगा रेट ऑफ टैक्स 18% दिया है, बट अगर सीमेंट परचेज किया तो एप्लीकेबल रेट एप्लीकेबल होएगा। एप्लीकेबल रेट प्रेजेंटली 28% है। तो ये पॉइंट मैं ऑलरेडी 9(3) और 9(4) के साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो तुम लोग उसके वीडियो में देख सकते हो। ये यहाँ पे मैंने सिर्फ समरी फॉर्म में बना के दिया है बिकॉज कंस्ट्रक्शन पूरा एक साथ मैंने दिया होगा। अब ये जो समरी है बेसिकली दिस आर FAQs बाय CBIC। बराबर है, ओके। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में ऊपर अगर किसी को नहीं जमता है वो चार्ट तो एकदम फर्स्ट पॉइंट बोलता है व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। तो अफोर्डेबल में 1% है, रेसिडेंशियल में 5% है। ऊपर अगर तुम लोग देखोगे तो इफेक्टिव रेट बोला है आफ्टर डिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ लैंड, तो 1/3 अबेटमेंट अपने को हमेशा मिलने वाला है, 2/3 के ऊपर रेट अपन अप्लाई करेगा। बराबर है, तो नीचे 3 डॉट जो दिए वो पढ़ना ना। जो इफेक्टिव रेट है 1/4/2019 से एप्लीकेबल है या तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। मैं पहले बता चुका हूं व्हाट इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, मैंने नहीं बताया है, बट मैंने इतना बोल दिया है कि जो प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 2019 के पहले स्टार्ट हो गया था और अगर वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के डेफिनेशन में आता है तो वैसे बिल्डर लोग के पास ऑप्शन था कि वो पुराना जो रेट था 8 और 12% या तो उसके ऊपर टैक्स पे कर सकते थे या तो उन लोग नया रेट लेके टैक्स पे कर सकते थे। तो जिन लोग ने नया रेट लेने का डिसाइड किया उन लोग के ऊपर रेट 1 और 5% आएगा, बाकी लोग के ऊपर रेट 8 और 12% जो एप्लीकेबल था वो एप्लीकेबल सेम रहेगा। व्हाट इज अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, तो अगर मेट्रो सिटी में घर है तो मेट्रो में अफोर्डेबल के लिए एरिया जो है 60 स्क्वायर मीटर होना चाहिए और वैल्यू 45 लाख होना चाहिए। नॉन मेट्रो में एरिया 90 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, वैल्यू 45 लाख की रहेगा। तो कारपेट एरिया दिखना ना सेकंड पॉइंट में, कारपेट एरिया अप टू 60 स्क्वायर मीटर इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड 90 स्क्वायर मीटर्स इन अदर, एंड लिखा है एंड द ग्रॉस अमाउंट इज नॉट मोर देन 45 लाख। बराबर है। मेट्रो सिटीज का डेफिनेशन दिया है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और अपना कौन है दिल्ली। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंगलोर और चेन्नई आ गया। दिल्ली एनसीआर में भी सिर्फ इतना ही आता है, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद। हैदराबाद है, कोलकाता है, मुंबई है, जियोग्राफिकल लिमिट उन लोग का जो भी आता है। व्हाट इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो एकदम सिंपल है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब पहला कंडीशन मेरे को बोलता है कि ऐसा प्रोजेक्ट जो 1/4/2019 के पहले स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट हुआ है मतलब क्या, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ऑफ द प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायर्ड has been issued by a competent authority on or before 31st March and it is certified by the registered architect, chartered engineer or licensed surveyor that the construction has been started, that is earthwork for site preparation of the project have been completed and excavation of foundation had started। मतलब फाउंडेशन ले करना स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट अपने को मिल जाना चाहिए, प्लस अपने को फाउंडेशन जो ले करने का है वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाना चाहिए। मतलब जो लैंड रिलेटेड एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो गया। सो अर्थवर्क ऑफ साइट प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया, एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन स्टार्ट हो गया है और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल गया है। सो दैट इज वन कंडीशन फॉर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अगर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर लॉ, तो हर एक स्टेट और सिटी में कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं होता है। तो वेयर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट in respect of a project is not required to be issued by competent authority, it is to be certified by any authority specified in A that the above construction project has started। अब A मतलब या तो चार्टेड इंजीनियर या तो रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या तो लाइसेंस सर्वेयर। तो ये रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट, चार्टेड इंजीनियर और लाइसेंस सर्वेयर से तुम लोग सर्टिफिकेट ले लो कि हम लोग का जो एक्सकावेशन ऑफ फाउंडेशन वाला वर्क है वो चालू हो गया है 31 मार्च के पहले, या तो ऑन या तो बिफोर 31 मार्च।
गवर्नमेंट बोलता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट या तो फर्स्ट ऑक्यूपेंसी अब तक इशू नहीं हुआ है, बिकॉज अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट 31 मार्च के पहले इशू हो गया है तो आप लोग के ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स आएगा वो 8 और 12% आएगा, 1 और 5 वाला नहीं आएगा। पॉइंट नंबर डी, अपार्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट हैज बीन होली और पार्टली बुक ऑन और बिफोर 31 मार्च 2019। मतलब अगर कोई अपार्टमेंट का बुकिंग ही स्टार्ट नहीं हुआ तो उसको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बोलने वाले नहीं है। इससे रिलेटेड एक छोटा सा डाउट है, वो आगे वाले पॉइंट में आ जाएगा। तो अगर नन ऑफ द अपार्टमेंट हैज बीन बुक ऑन और बिफोर 31 मार्च तो उसको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे। मतलब ऐसे बिल्डर लोग को 1 और 5% वाला स्कीम एप्लीकेबल करना ही पड़ेगा, बिकॉज अभी तक अगर एक भी अपार्टमेंट बुक नहीं हुआ है तो उन लोग ने कस्टमर से 8 और 12% वाला टैक्स लिया ही नहीं है। तो अभी तक अगर कोई टैक्स ही नहीं लिया तो आप लोग नया टैक्स ले लो ना, 1 और 5% वाला। आई थिंक समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो टोटल 3 कंडीशन है। पहला 2 कंडीशन तो ऑप्शनल है, अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए और चार्टेड इंजीनियर का तुम लोग को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। अगर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट अथॉरिटी ऑफ लॉ से नहीं चाहिए तो चार्टेड इंजीनियर का सर्टिफिकेट दे दो कि एक्सकावेशन चालू हो गया। पॉइंट नंबर 2, कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी तक इशू नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर 3, कोई भी लोगों ने अभी तक फ्लैट बुक नहीं किया है तो उसको अपन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बोलेगा। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अगर है तो बिल्डर के पास ऑप्शन है कि या तो वो 8 और 12% पुराना वाला टैक्स भर के आईटीसी ले सकता है, या तो वो 1 और 5% ले सकता है और आईटीसी भूल जाने का। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं, डज प्रमोटर और अ बिल्डर हैज एन ऑप्शन टू पे टैक्स एट ओल्ड रेट 8 और 12%। तो मैंने यस लिखा है। उन लोग को वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने का डेट था 10 मई 2019। आई थिंक समझेगा। एनेक्सर 4 में उन लोग को फॉर्म भर के देना पड़ता था। अगर इन लोग ने 10 मई 2019 तक इंटीमेशन नहीं दिया तो गवर्नमेंट अज्यूम कर लेगा कि इन लोग ने 1% और 5% वाला ऑप्शन चूज किया है। बराबर, ये सब रट्टा नहीं मारने का, सिर्फ याद रखना बस कि अगर तुम लोग को पुराना रेट लेने का है तो तुम लोग के पास वो ऑप्शन अवेलेबल था। तुम लोग को गवर्नमेंट को एनेक्सर फिल करके देने का था। अगर फिल करके दिया तो पुराना रेट एप्लीकेबल होएगा, अगर नहीं दिया तो इट विल बी डीम्ड दैट तुम लोग नए रेट से टैक्स भरने वाला है। नेक्स्ट एफएक्यूज मेरे को बोलता है, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल अपार्टमेंट। तो 1/4/2019 के बाद अगर आरआरईपी में है, आरआरईपी मतलब पूरे बिल्डिंग का कारपेट एरिया का जो है एरिया है उसमें से 15% कमर्शियल है, बाकी रेसिडेंशियल है, तो रेट ऑफ टैक्स 5% आएगा। और अगर आरईपी प्रोजेक्ट में है तो रेट ऑफ टैक्स 12% आएगा, जो मैं ऑलरेडी ऊपर नोटिफिकेशन नंबर 3 के साथ बता चुका हूँ। बराबर है। तो रेसिडेंशियल पे कितना रेट है, फर्स्ट पॉइंट में था एफएक्यूज के 1 और 5%। कमर्शियल पे कितना रेट है, आरआरईपी वाले पे 5 और आरईपी पे 12%। What is RREP? Residential real estate project means real estate project in which carpet area of commercial apartment is not more than 15% of the total carpet area of all the apartment. All the apartment मतलब commercial plus residential दोनों मिला के। Next बोलता है, does builder or promoter has to purchase all goods or services from registered supplier only? तो ये पॉइंट मैं 9.4 में डिस्कस कर चुका हूँ। A promoter shall purchase at least 80% of the value of input or input services from a registered supplier. At least कितना बोला है, 80%. For calculating the threshold limit, the value of services, ये important है समझना ना, by way of grant of development rights, long-term lease land, floor space index, value of electricity, diesel, motor, natural gas used in construction of residential apartment in a project shall be excluded. Please ये point वापस से पढ़ो ना। अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया था कि अगर मैं बिल्डर हूं और मैं 1% और 5% वाला ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा हूं तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि तुम लोग को जो परचेस करने का है वो रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस करने का है। तो अगर मेरा टोटल रॉ मटेरियल और टोटल इनपुट्स अगर मेरा 100 रुपीज का है तो 100 रुपीज में से एटलीस्ट 80 रुपीज का मेरे को परचेस करने का है रजिस्टर्ड सप्लायर से। अगर मैंने 70 रुपीज का परचेस किया है रजिस्टर्ड सप्लायर से तो मेरे को खुद को आरसीएम में टैक्स भरना पड़ेगा अंडर 9(4). हाउएवर जब अपन ये बात कर रहे हैं ना कौन से मटेरियल रजिस्टर्ड लोग से लेने का है, उसमें टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, पेट्रोल और नेचुरल गैस ये सब एक्सक्लूड होएगा। मतलब ये अनरजिस्टर्ड लोगों से लिया तो भी चलेगा, फॉर ऑब्वियस रीजन बिकॉज टीडीआर का टैक्सेबिलिटी सेपरेट है, उसको आरसीएम में कवर नहीं कर सकते। हाई स्पीड डीजल वो सब पे टैक्स से एप्लीकेबल नहीं होता है, और इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट बोलता है उसके ऊपर एग्जेम्पशन हम लोग ने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट बोलता है ये जो 80% रजिस्टर्ड लोगों से लेने का है उसमें ये सब काउंट नहीं होएगा। मतलब यू कैन परचेज, यू कैन अक्वायर लैंड डेवलपमेंट राइट्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, दैट इज फाइन।
नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इफ द वैल्यू ऑफ परचेजेस एज प्रिस्क्राइब अबव फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर इज लेस देन 80%, व्हाट वुड बी द एप्लीकेबल जीएसटी रेट। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 9.4 में, लेस देन 80% है तो टिल द टाइम वो 80% नहीं पहुंचता है आरसीएम में मुझे टैक्स भरने का है और रेट फिक्स है आरसीएम पे 18%। बट अगर सीमेंट खरीदेगा तो जो करंट एप्लीकेबल रेट है वो पे करेंगे, दैट इज 28%। नेक्स्ट बोलता है व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। तो पॉइंट नंबर 1, सप्लाई ऑफ टीडीआर और एफएसआई लॉन्ग टर्म लैंड यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट दैट आर बुक बिफोर इशुएंस कंप्लीशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, टीडीआर कमर्शियल अपार्टमेंट हमेशा टैक्सेबल रहेगा, टीडीआर रेसिडेंशियल अपार्टमेंट ऐसे अपार्टमेंट के लिए जो अंडर कंस्ट्रक्शन में बिका है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बैलेंस जो टीडीआर है वो 18% है, बट 18% किसका लेने का, जो असेसेबल वैल्यू है उसका 2/3 लेके 18% आएगा। बट ये थर्ड पैराग्राफ पढ़ो ना, टैक्स शैल बी लिमिटेड टू, ये जो हाईलाइट मैंने किया, टैक्स शैल बी लिमिटेड टू 1% और 5%, ये जो मैं ऑलरेडी सब में करा चुका हूं कि बिल्डर एक्चुअल में टैक्स कितना भरता है उससे कंपेयर होगा, बराबर है। What is who is liable to pay GST on TDR और floor sphere index? तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, आरसीएम एप्लीकेबल होएगा और प्रमोटर को टैक्स भरना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। At what time promoter should discharge its tax liability on TDR? तो ये भी ऊपर अपन पढ़ चुके हैं। टाइम ऑफ सप्लाई TDR के लिए जो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का है वो टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर। सेकेंड पॉइंट मेरे को बोलता है व्हाट इज द पॉइंट, सेम आंसर है, ये तीनों का आंसर सेम ही है, तीनों में टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है। ये वाला जो अभी जो बोर्ड पे पॉइंट है, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला, इसमें टैक्स लायबिलिटी ऑन एफएसआई पूछा है, ऊपर टीडीआर था और नीचे वाले में लॉन्ग टर्म लीज पूछा है। एफएसआई में भी सेम है, देखो ना, कंसीडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब बिल्डर ने क्या बोला लैंड ओनर को कि तू मुझे एफएसआई दे और मैं तेरे को 40 फ्लैट बना के दूंगा। तो जो 40 फ्लैट बनाने का टीडीआर है उसमें से अंडर कंस्ट्रक्शन वाले टीडीआर एफएसआई पे टैक्स नहीं आएगा, रेडी पोजीशन पे आएगा। तो रेडी पोजीशन पे जब टैक्स आएगा तो कौन से टाइम पे आएगा, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किया वो टाइम पे आएगा। आई थिंक समझेगा, बराबर है, ओके। हाउएवर लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो ना, liability to pay tax shall arise immediately if such FSI is related to construction of commercial apartment। तो जब FSI अपन ने ट्रांसफर किया, लैंड ओनर ने FSI बिल्डर को दिया और बिल्डर उसके ऊपर कमर्शियल अपार्टमेंट बनाने वाला है, तो कमर्शियल अपार्टमेंट बनाने के लिए FSI हमेशा टैक्सेबल ही होता है, उसमें रेडी पोजीशन अंडर कंस्ट्रक्शन का बाइफर्केशन नहीं होता है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल अपार्टमेंट के FSI पे इमीडिएटली टैक्स आएगा, मतलब जब वो ट्रांजैक्शन अंडरटेक हो रहा है, दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सेम वे लॉन्ग टर्म लीज में भी सेम है, लास्ट वाला पढ़ना ना, हाउएवर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, लास्ट में बोला है डेट ऑफ इशुएंस, उसके ऊपर कमर्शियल अपार्टमेंट इमीडिएटली, बराबर है। फिर एफएक्यूज में एक एग्जांपल है, लैंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा हैज प्रोवाइडेड अ लैंड ऑन लॉन्ग टर्म लीज फॉर 99 years फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। As per the lease agreement, promoter has to pay upfront 10 crore rupees and annual monthly license fees of 5 lakh. Thus, promoter has to pay GST on this amount. तो obviously promoter को GST पे करना पड़ेगा जो अपन ने upfront payment किया है उसके ऊपर। Liability to pay tax on long-term lease of land 30 years or more received for a consideration in a form of upfront amount and periodic license fees is on the promoter. The promoter has to discharge liability on the same under RCM. However, upfront amount payable on long-term lease, next line पे पढ़ना ना, is exempt to the extent used in construction of residential apartment that are booked before issuance completion certificate। ये सब ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। आरसीएम तीनों में सेम पॉइंट यार, प्रमोटर एफएसआई में भी सेम पॉइंट है, टीडीआर में भी सेम पॉइंट है और ये लीज वाले में भी सेम पॉइंट है। सिर्फ लीज वाले को अलग इसलिए किया है बिकॉज नॉर्मली लॉन्ग टर्म लीज का कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ होता है। ओके, whether TDR purchase on or after 1/4/2019 to be consumed by the developer promoter in an ongoing project in respect of which promoter has opted for new rate of tax shall be liable to be taxed at applicable rate but limited to 1 or 5% as the case may be of the unsold area। तो obviously yes होएगा, यहाँ पे वो वही बोल रहा है कि जो टैक्स TDR पे एप्लीकेबल होएगा वो TDR पे कितना टैक्स एप्लीकेबल होएगा, तो TDR पे जो भी टैक्स एप्लीकेबल होएगा दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू टोटल बिल्डिंग के कॉस्ट का 5% और 1%, वो अनबुक फ्लैट का जो मैंने सब में पढ़ा दिया। What will be the classification of and the rate of tax applicable to work contract services
provided by a contractor to a developer or promoter under new dispensation effective from 1/4/2019 for a new project and ongoing project. तो ये भी अपन पढ़ चुके हैं कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट पॉइंट पढ़ना ना, the rate of tax applicable on work contract services provided by L&T to a builder for construction of real estate project shall be 12 or 18% depending upon affordable है तो 12, non affordable है तो 18%. कमर्शियल अपार्टमेंट में हमेशा 18% ही रहेगा, उसमें 12% का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है. तो ये पॉइंट ऑलरेडी अपन ने ऊपर वर्क कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस किया हुआ है. कैन डेवलपर टेक डिडक्शन ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ लैंड? आगे पढ़ो ही मत. तो गवर्नमेंट ने जो डिडक्शन दिया है लैंड का वो 1/3 वैल्यू दिया है, तो तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू ऑफ लैंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा. गवर्नमेंट ने जो 1/3 प्रिज्यूम किया है अबेटमेंट के लिए सिर्फ उतना ही डिडक्शन मिलेगा, बैलेंस मिलने वाला नहीं है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट मेरे को क्या बोलता है? इट हैज बीन क्लैरिफाइड वेदर इट मे बी क्लैरिफाइड वेदर exemption granted on transfer of development right or FSI for residential construction and reverse charge mechanism prescribed for payment of tax on TDR FSI long term lease in new dispensation is applicable where the development rights were transferred by way of grant of agreement executed prior to 1st April but the consideration whether in cash flowed from landowner in full or part after. मतलब मैंने जो TDR ट्रांसफर किया है वो 1st April 2019 से पहले ट्रांसफर किया है, बट जो एग्रीमेंट में कंसीडरेशन का बात हुआ है, कंसीडरेशन बिल्डर मेरे को 1st April 2019 के बाद देगा. तो मेरे को डिपार्टमेंट क्या बोलता है? द न्यू डिस्पेंसेशन हैज बीन प्रिस्क्राइब फॉर रियल एस्टेट सेक्टर बाय नोटिफिकेशन नंबर issued on 29th March. The same is if it issued effectively prospectively from 1st April 2019. They shall apply only to development rights or FSI transferred on or after 1/4/19. They shall not apply to development right transfer prior to 1/4/19 even if the consideration is in cash or kind after. मतलब अगर मैंने डेवलपमेंट राइट 1st April 2019 के पहले ट्रांसफर किया है तो पूरा का पूरा डेवलपमेंट राइट टैक्सेबल होएगा, उसमें वो अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी पोजीशन वाला टॉपिक आने वाला नहीं है. तो डेवलपमेंट राइट अगर पूरा का पूरा डेवलपमेंट राइट 1st April 2019 के पहले ट्रांसफर किया है, कंसीडरेशन 1st April 19 के बाद मिल रहा है, तो भी वो टैक्सेबल टीडीआर होएगा. और वो केस में टीडीआर पे जो जीएसटी आएगा, बिल्डर को उसके ऊपर आईटीसी मिलेगा, तो बिल्डर के लिए बेनिफिशियल होएगा कि वो 8 और 12% वाला रेट लेके टैक्स भरे, 1 और 5% वाला नहीं ले. दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर बिल्डर प्रोवाइडेड वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होना चाहिए. बराबर है. तो जितने एफएक्यूज जो है अगर अपने एग्जाम से रिलेटेड है तो वो एग्जाम वाले एफएक्यूज मैंने तुम लोग को इधर बताया है, और सारे एफएक्यूज नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है. जैसे अगर एक बिल्डिंग है जिसका 2 अलग अलग कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, 10th फ्लोर तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट अलग है, उसके ऊपर वाला कंप्लीशन सर्टिफिकेट अलग है, या एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें अलग अलग बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट अलग है, तो डिपार्टमेंट बोलता है कि हर एक बिल्डिंग को सेपरेट बिल्डिंग मानेंगे, तो हर एक बिल्डिंग का ट्रीटमेंट सेपरेट होएगा. तो वो सब चीज प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से रेलेवेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है. तो 41 एफएक्यूज का लिस्ट गवर्नमेंट ने इशू किया था, उसके बाद और एफएक्यूज रिलीज किया है, 7-8 कुछ और है. तो जितने जितने रेलेवेंट है वो एफएक्यूज मैंने तुम लोग को समझा दिया. तो व्हाट इज टैक्स रेट एप्लीकेबल बिटवीन बिल्डर एंड बायर, व्हाट इज टैक्स रेट एप्लीकेबल बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड बिल्डर, एंड व्हाट इज टैक्स रेट एप्लीकेबल बिटवीन लैंड ओनर एंड बिल्डर, और लैंड ओनर और बिल्डर का हर एक ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है या नहीं है, वो वाला पॉइंट मैंने इधर कवर किया हुआ है. आई थिंक इतना क्लियर है.